और उन्होंने फेसबुक पर लिखा, जय रघुनंदन, जय सिया राम, जय श्री राम। फेसबुक पर लिखते हुए नजर आए हैं अभय सिंह, समाजवादी पार्टी से विधायक हैं और उनका ये पोस्ट सामने आया है। श्री राम के नाम पर वोट जो है वो देने के बाद समाजवादी पार्टी के विधायकों को दावा की जा रही है। ये देखिए फेसबुक पोस्ट, जय रघुनंदन, जय सिया राम, जय श्री राम। अभय सिंह का ये पोस्ट है और ये अभय सिंह पहुंचे हुए हैं। आपने जिस तरह से हमने आपको बताया कि राकेश सिंह और अभय सिंह एक साथ पहुंचे हुए थे, लेकिन फेसबुक पोस्ट आप देखिए, अयोध्या में प्रभु श्री राम लला की जिस तरह से मूर्ति विराजमान हुई है उसकी तस्वीर और इसके साथ साथ जय रघुनंदन, जय सिया राम लिखते हुए अभय सिंह की ये तस्वीरें सामने आई हैं। चलिए, चूंकि मतदान की जो प्रक्रिया है वो लगातार जारी है, चर्चा करेंगे इसी पर कि मतदान की जो प्रक्रिया है वो शुरू हो गई है। जीत के दावे अपने अपने किए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी कह रही है कि हमारे 3 जो प्रत्याशी हैं वो जीत हासिल करेंगे और बीजेपी का कहना है कि उनके 8 प्रत्याशी जीतेंगे। लेकिन सवाल यही है कि 10 जो है वैकेंसी है, लेकिन उम्मीदवार हैं 11। इसी पर शुरुआत करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार नवेद चिको जी जुड़े हुए हैं। नवेद जी, बहुत स्वागत है आपका। सपा प्रवक्ता फराजुद्दीन किदवई जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे साथ बीजेपी से प्रवक्ता संजय चौधरी जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे सहयोगी संदीप खेर विधानसभा से हमारे साथ जुड़े हैं, जो पल पल की अपडेट आपको देंगे। आप सभी का बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं संजय जी आप ही का रुख कर लेता हूं। संजय जी, काफ़ी देखिए शॉकिंग खबरें जो है वो सामने आ रही हैं। मनोज पांडे ने इस्तीफा दे दिया, अंदर ही अंदर किस तरह से सेंध जो है वो लगाई जा रही थी, अब धीरे धीरे पत्ते खुलते हुए नजर आ रहे हैं। संजय जी, देखिए, ये सेंध नहीं लगी है। मैं कल भी आपकी डिबेट में था और मैंने कहा था कि विधानसभा के बजट सत्र के दौरान समाजवादी पार्टी के 17 विधायकों को छोड़कर सारे विधायकों ने भारतीय जनता पार्टी के लाए हुए राम जन्मभूमि पर मंदिर निर्माण के प्रस्ताव पर समर्थन दिया था। फ्लोर ऑफ हाउस वो सब खड़े हुए थे इस भारतीय जनता पार्टी के राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा के धन्यवाद प्रस्ताव के साथ। तो ये तो आप कम काउंट कर रहे हैं। मुझे लगता है कि इससे बड़ी संख्या में समाजवादी पार्टी के लोग, जो देश की इस समय सबसे बड़ी धारा चल रही है, उस धारा के साथ में हैं और इसीलिए उनके जो मुख्य सचेतक हैं उन्होंने भी इस्तीफा दे दिया है। मुझे लगता है कि जब सुबह है ऐसी मस्तानी तो शाम का आलम क्या होगा, और शाम तक आते आते आपको दिखाई देगा कि समाजवादी पार्टी के इस राज्यसभा के चुनाव में उनकी सारी की सारी रणनीति धराशाही रह जाएगी और भारतीय जनता पार्टी के सारे प्रत्याशी बड़े बहुमत से जीतेंगे और ये जीत मील का पत्थर साबित होगी आने वाले विधानसभा लोकसभा चुनाव के तैयारी में। एक बार फिर से 400 पार एनडीए की सरकार और तीसरी बार नरेंद्र दामोदर दास मोदी जी का प्रधानमंत्री बनने का एक शुभ संकेत आज शाम तक प्राप्त होगा। जाहिर है संजय जी, जिस तरह की मुस्कान आपके चेहरे पर दिखाई दे रही है, राज्यसभा में जीत के प्रति आप पूरी तरह से आश्वस्त नजर आ रहे हैं और दावे भी आपकी तरफ से जो है वो लगातार यही किए जा रहे हैं कि चुनाव है वो जो है वो जीतेंगे। लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से कई संगीन आरोप लगाए गए हैं। जिस तरह से उन्होंने कहा कि गड्ढा खोद रहे हैं और अपने ही विधायकों पर भी उन्होंने कहा कि अब जो अपनों को धोखा दे रहे हैं उनको भी आगे धोखा मिलेगा, जो अपनों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं उनको भी वो उसी गड्ढे में गिरेंगे। तो ये जोड़ तोड़ की राजनीति की ईडी, सीबीआई, इस तरह के भी आरोप जो है वो लगातार समाजवादी पार्टी के द्वारा लगते रहे हैं। देखिए, अखिलेश जी को ये बात समझ में नहीं आ रही। इस तोड़फोड़ के लिए भाजपा नहीं जिम्मेदार है। समाजवादी पार्टी के 2 राष्ट्रीय महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य और सलीम शेरवानी, इन दोनों ने इन प्रत्याशियों के चयन से आहत होकर राष्ट्रीय महासचिव के पद से इस्तीफा दे दिया। उस समय कौन ईडी काम कर रही थी? उस समय कौन जांच एजेंसी काम कर रही थी? उस समय तो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों के खिलाफ इन समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव, 2 राष्ट्रीय महासचिव, एक सचिव गौतम जी, एक उनकी पार्टी के विधायक पल्लवी पटेल जी, इन सारे लोगों ने विरोध व्यक्त किया। और मैं पहले ही कह चुका हूं कि फ्लोर ऑफ द हाउस अगर समाजवादी पार्टी की विचारधारा के साथ केवल 17 विधायक ही खड़े हैं, तो आप ये बताइए कि इस समय जांच एजेंसी की आज बात करना, उस समय कौन जांच एजेंसी काम कर रही थी जब उनके केवल 17 विधायक फ्लोर पर उनके साथ थे? ये कहना गलत है। निश्चित रूप से समाजवादी पार्टी के ना तो पीडीए की नीति पर चल रही है, इसीलिए उनके लोग इनका विरोध कर रहे हैं। ये कोई विधायक ही नहीं विरोध कर रहे हैं। राष्ट्रीय महासचिव, राष्ट्रीय सचिव, उनके
विधानसभा की सदस्य पल्लवी पटेल ये तो सामने आकर विरोध कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी बड़ी संख्या है जो समाजवादी पार्टी की स्थापित नीति और भारतीय जनता पार्टी की स्थापित नीति के समर्थन में, सपा की नीति के विरोध में फ्लोर ऑफ द हाउस हमने ऐसा होता हुआ आज से लगभग 24-25 दिन पहले होता देख लिया था। तो मुझे लगता है कि अखिलेश जी उसको समझ नहीं पा रहे हैं। जिस नीति पर चल रहे हैं, चलने की बात कर रहे हैं पीडीए पर, उस पर उनका प्रत्याशी वैसे नहीं उतारते हैं। और ऐसे अगर धन्ना सेठानियों को वो अगर टिकट देंगे तो निश्चित रूप से उनकी पार्टी में इसी प्रकार का विखंडन होगा। और मुख्य सचेतक का इस्तीफा देना ये कोई सामान्य घटना नहीं है। मुख्य सचेतक किसी भी विधानमंडल दल का सेनापति होता है, और सेनापति ने ही अगर इस्तीफा दे दिया तो बादशाह की बादशाहत खत्म हो जाएगी। शतरंज में हमने देखा है कि बादशाह के साथ वजीर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और आज वजीर का भी मर जाना मुझे लगता है कि इस बिसात पर हार निश्चित दिखाई दे रही। चलिए ठीक है, मैं आता हूं वापस आपके पास। नवेश शिकोज हमारे साथ मौजूद है। सर देखिए, श्रीराम की जो लहर है वो यहाँ पर दिखाई दे रही है। क्या आपको लगता है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी का जो रुख रहा है राम मंदिर निर्माण के बाद, श्रीराम की प्राण प्रतिष्ठा हुई और उसके बाद क्या उनकी के पार्टी के जो तमाम विधायक हैं वो उनसे इस बात से सहमत नजर नहीं आ रहे हैं, और इसी वजह से रास्ता जो है वो बदलते हुए नजर आ रहे हैं? जिस तरह से अभी हमने दिखाया, फेसबुक पर पोस्ट किया गया, बयान भी सामने आया कि श्रीराम के नाम पर वोट दिया जाएगा। क्या इसी तरह की जो रुख है वो विधायकों में नजर आ रहा है? क्या उनको पता है कि आगे अगर हम जाएंगे चुनाव में तो आखिर हमको भी जवाब ये देना पड़ेगा कि राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो आप उसमें क्यों नहीं शामिल हुई, आपकी पार्टी क्यों नहीं शामिल हुई? क्या इसका असर दिखाई दे रहा है नाविद जी? जी बिल्कुल, आपने बिल्कुल बात सही कही कि जनता के बीच राम भक्ति तेज हो गई है, और आम चुनाव में वो नजर आता है, राम भक्ति नजर आती है, राममय हो जाते हैं लोग, राम लहर चलती है। लेकिन अब राजनीतिक दलों के बीच भी और जनप्रतिनिधियों में भी एक राम भक्ति की भावना कुछ ज्यादा ही नजर आ रही है। राम भक्ति भाजपाइयों के लिए पहले कही जाती थी कि भाजपाई जो हैं वो राममय हैं, वो राम भक्ति में सराबोर रहते हैं, लेकिन अब हर दल में के जनप्रतिनिधि अपने को राम भक्त बता रहे हैं और राममय हो गए हैं। और ये एक प्रतीक इस बात का भी है, राम भक्ति तो पूरा देश और पूरी सृष्टि में कहा जाता है कि राम भक्ति घुली हुई है, लेकिन राजनीति में राम भक्ति का प्रतीक भाजपा में भी हो जाना होता है। इसलिए गैर भाजपाई दलों का जब कोई जनप्रतिनिधि, विधायक, सांसद राम भक्ति का नारा लगाता है तो लगता है कि उसका रुख जो है वो कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ है, शक्ति की तरफ है, सत्ता की तरफ है, सफलता की तरफ है, रणनीति की तरफ है। तो इस चुनाव में भी जिस तरीके से राम भक्ति नजर आ रही है उससे साफ पता चल रहा है कि जो एक सीट की लड़ाई है वो भाजपा के झोली में जा रही है। साफ संकेत नजर आ रहे हैं, इस बात में कोई शक नहीं है कि यहां पर ये चुनाव तो एक सीट का है। एक सीट बहुत बड़ी बात नहीं हुई, समाजवादी पार्टी के लिए भी और भारतीय जनता पार्टी के लिए तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं हुई, लेकिन ये संकेत एक खतरनाक समाजवादी पार्टी के लिए है। समाजवादी पार्टी जीतेगी, बीजेपी का खात्मा होगा। 22 में घटाया जनता ने और 24 में बीजेपी का सफाया। कहीं न कहीं समाजवादी पार्टी टूटती हुई दिखाई दे रही है। जनता है ना माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में, जनता है माननीय अखिलेश यादव जी के साथ में। सपा कह रही है भाजपा पे खरीद फरोख्त का आरोप लगा रही है, उसमें क्या कहेंगे? तो हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी तो लगातार बोल रहे हैं कि संविधान खत्म किया जा रहा है, लोकतंत्र खत्म किया जा रहा है, और ये तो सब खत्म ही कर रहे हैं। लेकिन समाजवादी पार्टी इस लोकतंत्र को भी बचाएगी और संविधान को भी बचाएगी। तो देखिए, लगातार बयानबाजी भी सामने आ रही है। संदीप हमारे सहयोगी जुड़े हैं। संदीप, क्या अपडेट सामने आ रही है? वोटिंग की प्रक्रिया लगातार चल रही है, क्या अपडेट इस वक्त वहां से मिल पा रही है? बिल्कुल, देखिए शांतनु, वोटिंग हालांकि शुरू हो चुकी है और सभी को पता है कि 4 बजे तक वोटिंग होनी है। लेकिन देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरीके से कहा था कि समाजवादी पार्टी में जो है एक है वो लगातार जारी है। और देखिए, कल भी देखा गया कि लगभग जो 8 विधायक हैं वो समाजवादी पार्टी के डिनर में नहीं पहुंचे थे। देखा कि किस तरीके से गौरीगंज के विधायक राकेश प्रताप सिंह की अगर बात करी जाए, अभय सिंह की बात करी जाए, उन्होंने कहा कि अंतरात्मा की आवाज को वोट करेंगे और आज प्रभु श्री राम की जय जयकार करते
नजर आए, अभी उन्होंने फेसबुक पर भी पोस्ट किया। तो ये माना जा रहा है कि ये सभी जो लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को वोट कर रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देखिए वोट किया, उन्होंने किस तरीके से विक्ट्री साइन दिखाया, रेड्डी के विधायकों ने देखिए वोट किया। तो ये माना जा सकता है कि देखिए जो क्रॉस वोटिंग है वो लगातार जारी रहेगी। पल्लवी पटेल है कि विपक्ष पूरा खत्म हो जाए, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स, प्रशासन और गुंडों का इस्तेमाल किया है, ये लोकतंत्र के लिए बहुत घातक है। लोकतंत्र को भाजपा की सरकार समाप्त करने का प्रयास कर रही है, और जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने जो है पूरे दिन और रात भर जो विधायक हैं उनको तोड़ने का प्रयास किया है, उससे स्पष्ट हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी का लोकतंत्र में कोई विश्वास नहीं है, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है लोकतंत्र की हत्या करने का प्रयास कर रही है। वही मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कल लगातार खरीद फरोख्त करने का काम किया है, और जो लालची, डरपोक और ऐसे विधायक थे वो टूट गए हैं। लेकिन हम लोग मजबूती के साथ भारतीय जनता पार्टी के हर जुल्म, अन्याय का मुकाबला करने तैयार हैं, और किसी भी कीमत में हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार के दमन जुल्म के आगे झुकने वाले नहीं हैं। सड़क से लेकर के विधानसभा तक और लोकसभा तक हम लोग संघर्ष करने का काम करेंगे। मैं वही कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लोकतंत्र की हत्या करने का काम किया है। जिस तरीके से प्रशासन का, सीबीआई का, ईडी का, इनकम टैक्स का और गुंडों का और धनबल का इस्तेमाल करने का काम किया है, वो लोकतंत्र के लिए जो है उचित संकेत नहीं है। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हर स्तर पर लोकतंत्र की हत्या करती है, विपक्ष की आवाज को खत्म करती है। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ लगातार जुल्म के खिलाफ संघर्ष करने का काम करते रहेंगे। हमारे साथ इस वक्त तो देखिए प्रतिक्रियाएं लगातार सामने आ रही हैं, और जिस तरह से अब ये जो प्रतिक्रियाएं हैं वो सामने आ रही हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी के कई विधायक अब साफ तौर पर कहा जाए कि बगावत करते हुए दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल अभय सिंह, राकेश सिंह जैसे तमाम जो विधायक हैं वो यहाँ पर नजर आए। मनोज पांडे मुख्य सचेतक पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया, और ये चौंकाने वाला फैसला जो है कहीं ना कहीं, जिसके बाद समाजवादी पार्टी के भी कई जो समर्थक हैं उनको भी इस बात की उम्मीद नहीं रही होगी। लेकिन इसी तरह के चौंकाने वाले कहा जाए कि जो काम है वो करते हुए भारतीय जनता पार्टी लगातार नजर आती है। ये हमने देखा किस तरह से नीतीश कुमार पाला बदलकर एनडीए में शामिल हो गए, उसी तरह से आज इसी तरह की जो चौंकाने वाली खबरें हैं वो सामने आ रही हैं। तो चलिए चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। सपा प्रवक्ता फराजुद्दीन किदवई साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। साहब आप बताइए, अब एक के बाद एक जो है सपा के विधायक बागी होते हुए नजर आ रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि राम लहर चल रही है, और उसी से प्रभावित होकर कई विधायक जो है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट करते हुए नजर आ रहे हैं। शांतनु जी देखिए, आपने जो शब्द अभी यूज किया है बागी, मुझे इस पर थोड़ा सा एतराज है, क्योंकि बागी आजादी की लड़ाई में भारत मां को आजाद कराने वाले वो सपूत थे। इनको बागी नहीं, इनको गद्दार कहिए। ये गद्दार हैं जो कि पैसा लेकर के, प्रशासन से डर के और उनके इन्फ्लुएंस में आकर के इन्होंने समाजवादी पार्टी को उस दौर में समाजवादी पार्टी के साथ गद्दारी की है जब लड़ाई बड़ी लड़ी जा रही है। लेकिन शांतनु जी, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि इस देश ने पिछले 70, 80 और 100 साल में ऐसी ऐसी लड़ाइयां देखी हैं कि जिन लड़ाइयों में जो टिका है उसी का नाम आगे हुआ है, वरना लोग तो अंग्रेजों के पेरोल पर थे और पेंशन ले रहे थे। लेकिन जो लोग टिके रहे उन्होंने इस देश को आजादी दिलाई। शांतनु जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है जी, इमरजेंसी के दौरान भी ऐसे ही लड़ाई चल रही थी, लेकिन जो चूहे थे वो कूद कूद करके भाग गए, और जो शेर की तरह डटे रहे उनका नाम डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और जयप्रकाश नारायण जैसे लोग थे, जिनको जेल जाना पड़ा लेकिन वो झुके नहीं। लेकिन जो इंदिरा जी के आगे झुक गए उनको जेल से बाहर निकाल लिया गया।
तो मैं शांतनु जी आपके चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूं कि जिस तरह से जयप्रकाश नारायण जी, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया और आदरणीय नेताजी ने सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन के लिए लड़ाई लड़ी है, वैसा ही आदरणीय अखिलेश यादव जी आज के इस अघोषित आपातकाल में लड़ाई लड़ रहे हैं और हम चलते रहेंगे। एक शेर के साथ में अखिलेश यादव जी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनकी तरफ से मैं आपके दर्शकों को एक शेर सुना करके अपनी बात शुरू करूंगा कि हम मिल के पुकारेंगे तो लौट आएगा माजी, आओ मेरी आवाज में आवाज मिला दो। आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ इस देश का युवा है, इस देश का छात्र है। शांतनु जी, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि आप देखिए इस देश के इतिहास में जब जब कोई बड़ी क्रांति हुई है तो वो छात्रों ने और नौजवानों ने शुरू की है। सोशियो इकोनॉमिक मूवमेंट गुजरात में जब शुरू हुआ इंदिरा जी के टाइम पर, तो वहां के छात्रों ने शुरू किया था और छात्रों और नौजवानों के आगे इंदिरा जी को भी घुटने टेकने पड़े थे और वहां की सरकार को बर्खास्त करना पड़ा था। आज उत्तर प्रदेश में छात्रों और नौजवानों ने जो लड़ाई शुरू की है, आप देखिए कि छात्रों और नौजवानों ने जो लड़ाई शुरू की बिहार में, उसका नेतृत्व आदरणीय जयप्रकाश, हम जो महापुरुष थे जयप्रकाश जी ने किया। आज जो छात्रों और नौजवानों की लड़ाई उत्तर प्रदेश में चल रही है उसका नेतृत्व आज के जयप्रकाश नारायण आदरणीय अखिलेश यादव जी कर रहे हैं। कुछ दो चार विधायक अगर गद्दारी कर रहे हैं तो क्या उससे मेरी हमारी लड़ाई कमजोर हो जाएगी? नो, गलत है ये। गद्दार जो है वो कल जाते हो आज चले जाएं, इससे हमारी लड़ाई और मजबूत होगी और मजबूती के साथ हमारी सामाजिक न्याय और सामाजिक परिवर्तन की लड़ाई जो आदरणीय अखिलेश यादव जी मिल रहे हैं उसको धार मिलेगी और मजबूती से हम ये लड़ाई लड़ेंगे। जवाब लेते हैं संजय चौधरी जी से। संजय जी, बागी रहे, गद्दार हैं वो, लेकिन मुझे लगता है कि फराजुद्दीन साहब उन्होंने कहा कि देखिए हम श्री राम के नाम पर वोट देंगे। श्री राम के नाम पर चूंकि समाजवादी पार्टी का रुख किस तरह का रहा है, उन्होंने कहा कि हम नहीं जाएंगे, बाद में जाएंगे, अपने मन से जाएंगे। जनता के बीच संदेश गया कि समाजवादी पार्टी इसका समर्थन नहीं करती है। बाकी के जो विधायक है क्या मुंह लेकर जाएंगे जनता के सामने? उनको भी तो जवाब देना है ना जनता को, और इसी वजह से वो बगावत कर रहे हैं। आप इसको गद्दारी कहिए, बगावत कहिए, या आप अपने शब्दों में इसको डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन मैं संजय जी आपसे जानना चाहूँगा, फराजुद्दीन साहब कह रहे हैं कि देखिए युवाओं की अब का जो लड़ाई है उसको लीड करते हुए समाजवादी पार्टी जो है वो नजर आ रही है। गठबंधन भी कर लिया है, यूपी के 2 लड़के और यूपी में जो 2 लड़के हैं उनका साथ हो गया है और भारतीय जनता पार्टी जो है कड़ी टक्कर उसको मिलने वाली है। संजय जी, देखिए, जब कोई वक्तव्य देते समय ध्यान नहीं रहता है कि वो वक्तव्य किसके खिलाफ चला जाएगा। समाजवादी पार्टी आज उसी वैचारिक द्वंद्व की शिकार है। मेरे समाजवादी पार्टी के मित्र जिनके खिलाफ तर्क दे रहे थे, कांग्रेस के खिलाफ हो रहे आंदोलनों के बारे में वो लोहिया और जयप्रकाश को कोट कर रहे थे। ठीक, लोहिया का पूरा संघर्ष कांग्रेसवाद के खिलाफ था। लोकनायक जयप्रकाश का सारा संघर्ष इस इंदिरा गांधी के खिलाफ था। उस इंदिरा गांधी की कांग्रेस से कौन मिल गया? समाजवादी पार्टी मिल गई। यही दोहरा चरित्र के खिलाफ जब पीडीए की बात करने वाली समाजवादी पार्टी के खिलाफ, तभी तो उनके दो राष्ट्रीय महासचिव इस्तीफा देते हैं। एक राष्ट्रीय सचिव इस्तीफा देता है, उनकी एक विधायिका उसके खिलाफ सार्वजनिक रूप से अपने वक्तव्य देती है। यानी कि मुंह में राम बगल में छुरी। बात करेंगे सिद्धांतों की, विरोध के उदाहरण देंगे कांग्रेस के खिलाफ किए गए संघर्ष की, और मिल किससे जाएंगे? कांग्रेस से मिल जाएंगे। बात करेंगे पीडीए की, प्रत्याशी कौन उतारेंगे? पीडीए के विरोध में प्रत्याशी उतारेंगे। शांतनु भाई, आप अगर आंकड़ा देखिए तो समाजवादी पार्टी की एक राज्यसभा की जो उम्मीदवार हैं वो 15,000 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति की मालिक हैं। यानी कि भारतीय जनता पार्टी के सारे विधायकों जो उम्मीदवार की संपत्ति मिला ली जाए तब भी उतनी नहीं हो पाएगी, और इन्हें ये पीडीए का रहनुमा बताते हैं। इसीलिए समाजवादी पार्टी के अंदर इस विभ्रम की समाजवादी पार्टी शिकार हुई है। और मैंने पहले ही कहा कि विधानमंडल दल के अंदर केवल 17 लोग राम जन्मभूमि के धन्यवाद के प्रस्ताव के विरोध में समाजवादी पार्टी के खड़े हुए थे। केवल 17, फ्लोरा ऑफ द हाउस। बहुत बड़ी राजनीतिक घटना है। यानी कि उनके विधायक भी समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नीति का समर्थन करने के लिए विधानसभा के पटल पर भी खड़े नहीं होते हैं। तो ये बगावत नहीं है। देखिए, जब सीमाएं टूट जाती हैं
तो उसके बाद तो सब अलग अलग हो जाते हैं। और उसके खिलाफ भी अखिलेश जी ने कोई कार्रवाई नहीं की अपने विधानमंडल दल के अंदर, और तभी उनके मुख्य सचेतक ने इस्तीफा दिया है। शांतनु भाई, राज्यसभा के चुनाव में एक नियम है कि जो भी वोट डालने जाएगा वो अपना बैलेट पेपर जो मुख्य सचेतक होता है उसको दिखाते हैं, तो ये प्रूव करता है कि इसके पक्ष में दिया या विरोध में व्यक्त किया। आज अगर समाजवादी पार्टी का मुख्य सचेतक जो मतपत्र को देखने का अधिकारी होता है उसी ने अगर इस्तीफा दे दिया, तो आप जानिए कि कितने ज्यादा विधायक समाजवादी पार्टी के आज अपनी अंतरात्मा के आधार पर वोट देंगे। और इसीलिए ये सिद्धांतों की बात नहीं करते, सिद्धांतों को अपने पैरों तले रौंदते हैं। और इसीलिए जो सिद्धांत पर नहीं चलते उन पार्टी का यही हश्र होता है कि कांग्रेस के खिलाफ संघर्ष करने वाले मुलायम सिंह को ही इन्होंने अपने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हटा दिया था। उसका परिणाम ये सब भोगने वाले हैं। भाजपा के 8 प्रत्याशी बड़ी जीत के साथ जीत कर आएंगे। ठीक है, सदन पर उन्होंने कहा कि देखिए राम मंदिर के पक्ष में प्रस्ताव आया, उसमें समाजवादी पार्टी के 17 विधायकों को छोड़कर सभी समर्थन उसका किए थे। और दूसरा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि मुख्य सचेतक ने ही इस्तीफा दे दिया है, जिसको ये दिखाना होता है कि वोट किसके पक्ष में किया है। फराज साहब, देखिए शांतनु जी, संजय जी बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं। इन्होंने 3 बड़ी बातें कही। संजय जी को बताना चाहूंगा कि जब शेख अब्दुल्ला साहब जयप्रकाश नारायण जी से मिले थे और वो जयप्रकाश जी और शेख अब्दुल्ला गले मिले थे, तो जनसंघ एक ऐसी पार्टी थी जिसने सबसे ज्यादा उनका विरोध किया था। और जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का यह इतिहास रहा है कि शेख अब्दुल्ला से लेकर के फारूक अब्दुल्ला साहब की नीतियों तक ये लोग विरोध करते रहे, लेकिन उनकी गोद में कौन बैठे? भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई और उनको मंत्री बनाया। महबूबा मुफ्ती साहिबा का हमेशा से विरोध करते रहे। इनके तमाम नेता उनके लिए पता नहीं क्या क्या बोलते रहे, लेकिन क्या किया? इन्होंने समझौता किया। देखिए, सत्ता और शासन के लिए भारतीय जनता पार्टी किसी भी हद तक जा सकती है। अब दूसरी बात एक और बहुत इंपॉर्टेंट ले लीजिए। अभी हमारे संजय भाई ने सिद्धांत की बात की। अरे सिद्धांत तो पूरे देश की 140 करोड़ जनता ने चंडीगढ़ के मेयर इलेक्शन में देखा, जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ने आपको डंडे से मार लगाई। और क्या बोला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सुप्रीम कोर्ट ने? कि इट्स अ मर्डर ऑफ डेमोक्रेसी, इट्स अ मॉकरी ऑफ डेमोक्रेसी। आप ये बताइए शांतनु जी, 1947 के बाद से इमरजेंसी से लेकर के आज तक इतनी कड़ी टिप्पणी अगर कभी सुप्रीम कोर्ट ने दी हुई तो मुझे आप बताइए। अरे सुप्रीम कोर्ट आपके शासनकाल में, आपके एरा में बोल रहा है कि लोकतंत्र की आपने हत्या कर दी, और आप बात करते हैं सिद्धांतों की। संजय जी, तीसरी बात आपको मैं बता दूं, अभी ये बात कर रहे थे अलाय की। अरे साहब, सबसे पुराने अलाय तो आपकी शिवसेना थी। बाला साहब ठाकरे को आपने श्रद्धांजलि दी उनकी पार्टी को तोड़ करके। रामविलास पासवान जी आपके कितने पुराने अलाय थे। उनकी पार्टी को खाली आपने नहीं तोड़ा, उनके परिवार को भी आपने तोड़ा। और आज पशुपति पारस और रामविलास पासवान जी के बेटे चिराग पासवान आमने सामने हैं। कौन हाजीपुर से लड़ेगा कुछ नहीं पता। तो भारतीय जनता पार्टी की नीति जो है वो हमेशा से तोड़ फोड़ की रही है। इनको सरकार बनानी है, इनको सत्ता में आना है, चाहे जनता के दिए हुए मैंडेट को इनको तोड़ना पड़े। चुनी हुई सरकारों को इन्होंने तोड़ा है शांतनु जी। मध्य प्रदेश की पिछली बार की चुनी हुई सरकार को इन्होंने ऑपरेशन लोटस बताइए। आइए अमित भाई अंदर चलिए।